नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है। विधानसभा में उनके पास विरोधी पक्ष नेता पद है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर जो रस्साकशी चल रही थी उस पर अब पूर्ण विराम आ चुका है। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाकर यह बात साबित कर दी है कि पार्टी के भीतर अब अगला मुखिया कौन होने जा रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का आगाज करने वाले यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और साथ ही एनसीपी पार्टी तीनों के साथ इकट्ठा होने का फॉर्मूला बनाने वाले शरद पवार पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर हैं और वो सारी टर्म्स डिक्टेट करते हो ऐसा लगता है। ऐसे में सुप्रिया सुले के कार्याध्यक्ष बनने के बाद उन पर सबसे पहला आरोप लगा परिवारवाद का। साथ ही सुप्रिया सुले ने पहला आरोप लगाया बीजेपी पर, वो रहा सांप्रदायिक दंगों का। इस पूरे मामले में पहले दिन का घटनाक्रम क्या था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वसीम हैदर मौजूद हैं हमारे पास, जो कि सहारा चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही प्रसाद काथे जो जय महाराष्ट्र चैनल के संपादक हैं। आप दोनों का स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं सुप्रिया सुले ने आज आरोपों पर क्या जवाब दिया और क्या पलटवार किया। मान्य आहे, घराणेशाही आहेच ना त्याच्यात, हाऊ कॅन आय रन अवे? आणि मला माझ्या ज्या घरात माझा जन्म झाला त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे। मी शरद पवार आणि प्रतिभा पवारांची मुलगी आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। त्याच्यामुळे आरोप करणाऱ्यांनी जरूर करावे, पण जेव्हा लोक आरोप करतात, ज्या पक्षातले करतात, त्यांना मला त्यांच्या पक्षातली घराणेशाही दाखवायची मी पार्लमेंटमध्ये ती दाखवून दिली आहे विथ डेटा। त्याच्यामुळे जेव्हा एक बोट माझ्याकडे येतं तेव्हा तीन त्यांच्याकडे जातात हे विसरून चालणार नाही। आणि घराणेशाहीचा पूर्णपणे रास्तच आहे ना, त्याच्यात गैर काय? माझा ज्या घरात जन्म झाला त्याचा मला सार्थ अभिमानच आहे। म्हणून जेव्हा मला 1 नंबरचं रँकिंग मिळतं देशामध्ये, तेव्हा माझे वडील मला सगळ्यात 1 नंबरनी पार्लमेंटमध्ये पास करत नाहीत। लेट डेटा स्पीक फॉर इट सेल्फ ना। म्हणजे मी शरद पवारांची मुलगी आहे म्हणून मी पार्लमेंटमध्ये पहिली येते का देशात? नाही। ते तिथे बसणारे जे प्रिन्सिपल आहेत ते तर माझे वडील नाहीत। त्याच्यामुळे जेव्हा मला संसद रत्न मिळतं सातत्याने, तेव्हा तुम्हाला घराणेशाही दिसत नाही। सोयीप्रमाणे आमची घराची दिसते। लेट्स गो बाय परफॉर्मन्स अँड डेटा। तक्रारी सुरू आहे, गृहमंत्री कमी पडतायत का कुठे? अर्थातच मी मागच्याही आठवड्यात बोलले होते की इंटेलिजन्स फेलियर आहे आणि गृह मंत्रालयाची ही जबाबदारी असते। मागच्या आठवड्यातही मी माननीय अमित शहाजी असतील किंवा माननीय महाराष्ट्राचे होम मिनिस्टर असतील, त्यांनाही मी विनंती केली आहे की ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थ वातावरण आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे। आणखीन एक गोष्ट सोलापूरला झाली। सोलापूरला एक मुलगा 2 मुलींबरोबर आणि त्याच्या प्रोफेसर बरोबर चहा पित होता, तेव्हा त्या मुलाला जाऊन मारलं। आता ह्याचं काय लॉजिक? ह्याला कोण जबाबदार ठेवणार? आणि अशा घटना होत आहेत याच्याबद्दल महाराष्ट्र सरकार काय करते? आणि माननीय अमित शहांनी लक्ष घातलं पाहिजे, कारण का अर्थातच महाराष्ट्रातल्या होम मिनिस्टर यांना हे जमत नाहीये किंवा ज्या पद्धतीने दंगलीचं वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्रात, अस्वस्थ महाराष्ट्रात आहे, तर मला असं वाटतं की केंद्राच्या होम मिनिस्ट्रीला इंटरव्हेन्शन केल्याशिवाय मार्ग राहणार नाही। कारण का आता हे महाराष्ट्रात सुरू आहे, पुढे देशात कुठेही जाऊ शकतं। मला जबाबदार कोण होणार? आणि दुसरं, दंगली जेव्हा होतात तेव्हा इन्व्हेस्टमेंट्स वातावरण हे अतिशय चिंताजनक होतं। लोक घाबरलेले असतात आणि आपल्यासारख्या देशामध्ये, महाराष्ट्रात पुरोगामी विचाराच्या तो ये थी सुप्रिया सुले, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे वसीम हैदर इनके पास से। वसीम जी, क्या कहेंगे? सुप्रिया सुले पर परिवारवाद का आरोप लगनी शुरुआत हुई, उन्होंने तो कहा ये मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं पवार फैमिली से हूं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रिया सुले पवार फैमिली से है और सुप्रिया सुले आज अध्यक्ष बनी है, ये बात ठीक है। लेकिन उससे पहले वो जब
लोकसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी, पहले जब वो चुनाव के लिए आई थी तभी ये आरोप लग चुका था। और राजनीति में सारी चीजें होते रहती, कोई नई बात नहीं है। जो पवार फैमिली पे अगर आरोप लग रहा है तो उनके भतीजे हैं, उनके और कई रिश्तेदार हैं, तो ये सारी चीजें जो परिवारवाद है ये भी पुरानी बात हो गई है। अभी कोई किसी को सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर राजनीति में देखा जाए तो सभी लोग परिवारवाद से ही आसपास के मिलते ही है। तो ये कहना कि सुप्रिया सुले ऐसी है, तो सुप्रिया सुले कई सालों से है राजनीति में और उस पर ये आरोप लगते रहे हैं। तो और सुप्रिया सुले को भी ये कहना कि बार बार कि मैं जब जवाब दे चुकी, तो ये चीजों को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अब ये बात नहीं रह गई परिवारवाद क्या है क्या नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है। और दूसरी चीज कि सुप्रिया सुले ने जो शुरुआती दौर में कहा कि राज्य में क्या हो रहा है दूसरों को देखना चाहिए, मैंने पार्लियामेंट में बता चुका हूं कि परिवारवाद जो है दूसरी पार्टियों में किस तरह से है, बीजेपी में किस तरह से है, तो ये कोई इशू रहा ही नहीं। हाँ, दूसरे इशू पे जो बात कर रही थी उस पर चर्चा करने की जरूरत है जी। तो वसीम, जब वो पहले ही दिन कार्याध्यक्ष बनने के बाद पहला आरोप लगा रही हैं देवेंद्र फडणवीस पर कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, क्या ये मामला बीजेपी को राज्य में अड़चन में ला सकता है? देखिए, अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ हिस्सों में जरूर बिगड़ी हुई है, कई जगह कुछ दंगे दिखने मिल रहे हैं। शुरुआती दौर है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं जो दो समुदाय के बीच में दंगे हो रहे हैं, बार बार चीजें सामने आ रही है। इस पे देवेंद्र फडणवीस जी ने दोबारा भी कहा है, कई बार उन्होंने कहा है कि ये जो राजनीति हो रही है दोनों तरफ से हो रही है। यानी कुछ लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं दंगे बीजेपी करवा रही है, और जब बीजेपी जांच में आता है चीजें तो ये दंगे दूसरी पार्टियां करवा रही है दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर है। अगर दंगे छोटे छोटे दंगे जो होते हैं अगर बड़े दंगे हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल स्थिति हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये एक चैलेंज का विषय आ चुका है इस वक्त, क्योंकि राज्य में शांति रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो मुख्यमंत्री भी है, साथ में गृह मंत्री भी है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। और कहीं ना कहीं वो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके रास्ते निकालने में दंगे हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहे कि वहीं को खत्म कर दिया जा रहा है। ये जरूर देखा जाए कि दंगे होते हैं और वहीं खत्म हो जा रहे हैं, ये बड़ी कामयाबी है। क्योंकि दंगे हमेशा एक राज्य एक जगह से दूसरी जगह फैलते, दूसरे से तीसरी जगह फैलते, लेकिन कुछ पॉकेट है ये दंगे वहीं हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि आखिर उस पॉकेट में ही क्यों हो रहे हैं, ये सवाल हो रहा है। फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो दंगे जरूर हो रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। और किसी भी राज्य, इतना बड़ा राज्य है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज है, और भी इशू हो सकते हैं, लेकिन दंगे को जिस तरह से उनको रोकना चाहिए, फिलहाल उस पर कहीं ना कहीं काबू जरूर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो दंगे, जिस तरह की तैयारी जो बताया जा रहा है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल खराब हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी देवेंद्र फडणवीस को करनी चाहिए जी। क्या वसीम, मैं एक सवाल और पूछूंगा। जो पहला आरोप लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया है सुप्रिया सुले ने, ये लोगों के गले उतरेगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इतना बड़ा राज्य है, कहीं ना कुछ होते रहता है। और जो सवाल जो सुप्रिया सुले खड़े कर रही है, जहां दंगे हुए हैं वहां उस चीजें अगर वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल नहीं पाए वो दंगे, यानी कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाया गया, तो आम आदमी को समझ में आ रहा है दंगे तो हुए हैं, उससे इनकार नहीं, माहौल बिगड़ा है उससे इनकार नहीं, लेकिन उसको कुछ जगहों पर ही सीमित रख दिया गया। ये कामयाबी जरूर देखनी चाहिए सुप्रिया सुले को। ये भी सोचना चाहिए कि दंगे हुए हैं, दंगे में कोई पार्टी नहीं हो सकती, ये भी सही है, किसी का भी हाथ ना हो, ये भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो जहां ये दंगे हुए हैं उसके बाद ये दंगे फैल नहीं पाए उतने पैमाने पर, तो ये कामयाबी होनी चाहिए। और आगे जाकर इस तरह की चीजें जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को रोकना किस तरह से है, ये दोनों ही पार्टी को, यानी महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को बैठ कर सोचना चाहिए और इस पर रास्ते निकालने के लिए विपक्ष को भी बताना चाहिए कि इस पर हम काम कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो दंगे की, तो दंगे हुए जरूर है लेकिन उस पैमाने पर नहीं फैल पाए। और जो भी करवाना चाहते थे, बीजेपी करवाना चाहती हो, शिवसेना करवाना चाहती हो, या कोई भी पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां करवाना चाहती है, जो कहा जा रहा है एक दूसरे पर से आरोप लगा रहे हैं, वो फेल हुए हैं इस वक्त। ओके, प्रसाद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। विपक्षी नेता के रूप में अजीत पवार ये बहुत ही सक्षम नेता हो विपक्षी, ये बात कहीं पर भी खुल के सामने नहीं दिखी है। कुल मिलाकर के हमारा जो अनुभव है कि जहां पर भी बीजेपी ऑपोजिशन में होती है या बीजेपी गवर्नमेंट को चैलेंज करती है तो वो सड़कों पे होती है, लोगों के बीच में होती है, मुद्दों के साथ होती है, एजेंडा के साथ होती है। लेकिन अजीत पवार जो है इसे ऐसे किसी एजेंडा के साथ में दिखाई नहीं दिए लंबे समय से जो है। और ये भी कहा जाता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट के साथ में हैंड इन ग्लोव्स हैं। प्रसाद, क्या लगता है आपको कि
सुप्रिया सुले के अब मैदान में आने से स्थिति बदलेगी? देखिए, जहां तक राष्ट्रवादी पार्टी मतलब एनसीपी और सुप्रिया सुले के नेतृत्व की बात है, सुप्रिया सुले ने आमूल रूप से इस पार्टी के अंदर अपने लोगों को भर के उनके द्वारा पार्टी को पूरे तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की बात संपन्न कर दी। अब जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, वो इसी दौर को लेकर आगे चलेंगी और इसी के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी महाराष्ट्र का एक प्रमुख विरोधी दल बन के उभरेगा। जब एनसीपी एक विरोधी दल बन रही है तो आप थोड़ा तेज तेज आवाज में बोल पाएंगे प्रसाद? थोड़ी धीमे आवाज आ रही है। यस, अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, शायद मेरी आवाज अब आपको ठीक तरीके से आ जाए। यस प्लीज। एनसीपी जब अपने आप को एक बेहतर विपक्ष के रूप में रखना चाहती है, बेहतर किसी भी तरीके से सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करना चाहती है, तब आपको ये समझना होगा कि वो कांग्रेस और उद्धव कैंप को खत्म कर रही है। जब वो कांग्रेस और उद्धव कैंप की जगह को खत्म करेगी, तभी वो एक बेहतर पार्टी के रूप में और बेहतर विपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगी। जहां तक की बात सुप्रिया सुले की है, तो सुप्रिया सुले आज नहीं, वो जब से विपक्ष में पार्टी गई है तब से लेकर आज तक लगातार देवेंद्र फडणवीस पर अकार्यक्षम होने के आरोप लगाती आई है। वो पर्सनल मुद्दे को लेकर चलती रहती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस इतनी तवज्जो देते नहीं है जितनी तवज्जो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को देते दिखाई देते हैं। संयोगवश एक और बात आपको इन पर गौर करनी होगी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जन्मदिवस भी एक ही है, दोनों की तारीख एक है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल कर बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संवाद कभी भी सुप्रिया सुले और देवेंद्र फडणवीस के बीच रहा नहीं है। तो संवाद की कमी की वजह से बहुत ही तीखा प्रहार सुप्रिया सुले की होता है और उसका उतना ही तीखा जवाब देवेंद्र फडणवीस हमेशा से देते हुए दिखाई दिए। तो प्रसाद, जब अब उत्तराधिकारी का मुद्दा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हल कर लिया है, विपक्षी नेता पद उनके पास है और शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के खुद वो जनक हैं, मतलब उनके जरिए ये पूरा का पूरा बना हुआ है और वो विपक्षी एकता के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है एनसीपी बीजेपी के लिए अब महाराष्ट्र में? कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति दो पक्षों की ही राजनीति हो, इस कवायद में बीजेपी और एनसीपी चल रहे हैं। न एनसीपी चाहती है कि कांग्रेस रहे महाराष्ट्र में, एनसीपी ये भी नहीं चाहती कि उद्धव कैंप का कोई बचे महाराष्ट्र, और न बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस रहे, न बीजेपी चाहती है कि न शिवसेना का यानी उद्धव कैंप का कोई भी वजूद बना रहे। केवल और केवल महाराष्ट्र की राजनीति अगर आगे चलनी है तो वो द्विपक्षीय पार्टी की रचना के रूप में चले, यानी बाइलिंगुअल ही हो, यानी बाय पॉलिटिकल पार्टी ही हो, दो ही दल रहे। इस समय क्या ये पॉसिबल है? इतना बड़ा स्टेट, इतनी मतलब हमने जितना देखा है, जितना बड़ा स्टेट होता है उतनी ज्यादा पार्टियां होती है, लोगों के ओपिनियन चेंज होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। महाराष्ट्र में तो हमने ये देखा है कि भैया आप जो मुंबई और कोंकण रीजन में हो वहां पे जो मराठी बोली जाती है और विदर्भ जो है वहां पे मराठी से ज्यादा हिंदी बोली जाती है। ये कैसे पॉसिबल होगा बाइपोलर स्टेट? बिल्कुल बिल्कुल, आप बाइपोलर स्टेट की बात जब करते हैं तो उसी में एक और बात छिपी है और वो है महाराष्ट्र और विदर्भ का अलग अलग होना। दरअसल आने वाले दिनों में ये लगभग होना तय है कि महाराष्ट्र अपने जगह पे रहे और विदर्भ उससे अलग हो जाए। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों की राजनीति के लिए ये बहुत ही शुरुआती बीज रोपण होता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में बीजेपी एक कद्दावर पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित है और राष्ट्रवादी ये कांग्रेस से बड़ी और बाकी तमाम दलों से भी ऊंची उठना चाहने वाली पार्टी है। तो एनसीपी और बीजेपी यही दो दल बने रहे, ऐसी कोशिश दोनों
एक दूसरे के साथ न खुले तौर पर लेकिन पर्दे के पीछे मिलकर करते हुए दिखाई दे। वसीम, आप कितने सहमत हैं इस बात से कि क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एमएनएस है, यहाँ पे एमआईएम भी अपनी जगह बना चुका है, एमपी बना चुका है, एमएलए बना चुका है, समाजवादी पार्टी भी 2-3 एमएलए रखता है, यहाँ पे एनसीपी, कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात महाराष्ट्र के बने हुए हैं और देखा जाए तो एमएनएस आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन क्या हालात रहे आप समझ सकते हैं कि एमएनएस ने क्या पाया, क्या अचीव किया है, आप देख सकते हैं। समाजवादी के पास क्या है, आप ये भी नंबर देख सकते हैं, ये कुछ हिस्से है, कुछ टुकड़े है, एक आध 2 सीट जीत जाते हैं यार। एमआईएम ने क्या किया है ये भी साफ दिख रहा है कि एमआईएम ने भी जो किया है वो एक आध सीट जीतकर, तो बहुत इतना बड़ा राज्य है तो एक आध जगह किसी की बन जाती है ये दे। लेकिन 2 प्रमुख पार्टी आज की तारीख में देखा जाए तो बीजेपी और एनसीपी ही है। कांग्रेस पूरी तरह से वो भी तकरीबन खत्म के आसपास है, और शिवसेना के साथ क्या हुआ है उद्धव की, तो ये पूरा देश देख रहा है क्या हो गया है, पार्टी के पास क्या है। तो आज की तारीख में जो प्रसाद कह रहे हैं कि 2 ही प्रमुख चीजें हैं, वो एक है बीजेपी और दूसरी है एनसीपी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी पार्टियों के लिए फिलहाल बहुत जूझना होगा, क्योंकि जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस जैसी पार्टी अगर महाराष्ट्र में जूझ रही, कई सालों से राज्य किया हुआ है और अब जूझ रही है, तो सोचिए दूसरी पार्टियों की हालत क्या हो सकती है। किस तरह से बीजेपी राज्य में यानी मोदी युग में हुआ है, ये साफ तौर पे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा है। जी वसीम, एक सवाल और है यहाँ पे कि शिंदे गुट भी जो है वो भी है, जिस तरह से आज सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है, पैना आरोप सीधा आरोप, उसने परिवारवाद की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उसे अपने लिए एक मैटर ऑफ प्राइड बताया कि ये गर्व करने वाली बात है। तो जब आप परिवारवाद, मैटर ऑफ प्राइड, और अगर हम परिवारवाद की बात करें तो जिसके पिताजी जो हैं वो इंजीनियर होते हैं, अमूमन बेटा इंजीनियर होता है, पिताजी डॉक्टर होते हैं, अमूमन बेटा डॉक्टर बनता है, पिताजी अगर शॉपकीपर है, बेटा शॉपकीपर के बिजनेस में आता है, इंडिया में राजा का बेटा राजा बनता है। अब परिस्थिति पलट रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में नहीं। क्या परिवारवाद ये वाकई में मुद्दा है? देखिए, परिवारवाद बिल्कुल मुद्दा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि सुप्रिया सुले कौन है, श्रीकांत शिंदे कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है, और भी बीजेपी के अगर नेता देखा जाए तो उनमें भी बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे कौन है, सब जानते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, परिवारवाद बहुत पुरानी बात हो गई है, इससे आगे निकलना पड़ेगा। जो अच्छा करेगा वो टिकेगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। बहुत अच्छे लोग आज देखा जाए तो वो लोग घर गए हुए हैं, बहुत सारे लोग हारे हैं। परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल तो अगर तुम देखो तो अपने राहुल गांधी है, जो परंपरा सीट से हार गए, यानी वो वहां अच्छा नहीं करे, स्मृति ईरानी ने हरा दी उनको। तो परिवारवाद वो कोई मायने नहीं रखता है। एक चीज ये है, उनको एक मौका जरूर मिल जाता है, लेकिन उनको टिकने के लिए उनको कुछ करना होगा और लोगों के बीच जाना होगा और लोगों की पसंद बननी पड़ेगी। अगर पसंद नहीं बनते, घर बैठेंगे, एक आध बार मौका मिल सकता है, उसके आगे नहीं मिलेगा। तो परिवारवाद अब महाराष्ट्र में सोचना या देश में सोचना ये बेकार की बात है। इस पर तो इशू ही, ये चर्चा करना ही बेकार हो गया है। ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए, परिवारवाद से जो अच्छे लोग निकलते हैं उनको देखो। प्रसाद, इस मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग राय रखता हूं और इस बात को लेकर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि परिवारवाद को मुद्दा नहीं रखना चाहिए। देखिए, 2-3 अलग-अलग बातों को रखूंगा। पहली बात, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इस तर्क को आप राजनेता का बेटा राजनेता बनेगा, ये इस बात से नहीं लगा सकते। तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर तब बनता है जब वो अपने अपने तरीके से उसकी कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि बाप इंजीनियर हो तो बेटा इंजीनियर बन ही पाए, लेकिन राजनेता तभी सफल राजनेता होता है जब जनता उसके लिए मेहनत करती है और उसके साथ चलती है। और अमूमन ये देखा गया है कि एक बाप का जो भी यानी आगे वाला वारिस है वो उसी घर से पैदा होता है। क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि सालों से उस आदमी को बड़ा बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की है उसमें से किसी और को वो पद दिया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में जब मौका आया तो क्यों बाला साहब ठाकरे ने खुद पद नहीं लिया? जब मौका आया तो क्यों खुद उद्धव ठाकरे ने पद ले लिया? परंपरा और वंशवाद की बात यही लोगों को अखरती। उदाहरण के रूप एक और, अगर सालों से कोई किसी पार्टी में काम कर रहा है
तो आगे बढ़ने के लिए उसके पास कितनी संभावना है, इस मुद्दे पर ही राजनीति की सफलताएं इस समय तय है। आप बीजेपी में देख लीजिएगा, बीजेपी में इस समय दूसरी पंक्ति के तमाम नेता 50 से 60 उम्र के बीच के हैं, और न सिर्फ वो ऐसे लोग हैं जिनका परंपरावाद से, वंशवाद से कोई सीधे रूप से नाता इस समय बनता दिखाई दे रहा। रही बात परिवारवाद की, लेकिन आप बीजेपी वंशवाद से बने हुए नेता को इंपोर्ट तो करती है और बड़े पद पे लगाती है, और जो पार्टी का काम करती है उसे किनारे लगा देती है। ये भी तो वास्तविकता है। इसके लिए सीधा सटीक जवाब है, जहां आप चुनाव जीत पा रहे हैं वहां आपको इंपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह भी बेहतर तरीके से पता होगा, अगर दूसरी चैनल में कोई एक बेहतर रिपोर्टर है तो हमेशा से एक चैनल की ये कोशिश रहती है कि वो बेहतर रिपोर्टर अपने पास आ जाए। सेम यही इसी तरीके से राजनीति में भी होता है, जहां जो जीत सकता है हर दल चाहता है कि वो अपने पास। तो इसे इस तरीके से मत देखिए कि कोई वंश परंपरा वाला व्यक्ति लाया जाता है, नहीं, वो चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति पार्टियां अपने पास लाना चाहिए। आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर बहुत छोटी सी एक 20 सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा कि सुप्रिया सुले अपने आप को वंशवाद की उपज बताती और वो उस पर फक्र महसूस कर रही है। दरअसल ये एक कबूलीनामा है कि हाँ, उसके अलावा उनके पास इस समय कुछ नहीं है। आप गौरतलब इस बात पर भी करिए कि अजीत पवार कम से कम 12 विधायक चुनकर ला सकते हैं। आज तक क्या आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है, डेटा है कि सुप्रिया सुले खुद के जीत के लिए भी किसी और पे जिम्मेदार हैं, निर्भर हैं, और एक विधायक तक चुनकर ला ही पाई हैं? नहीं पाई। तो वो जानती हैं, वो जो भी है। डिस्पैरिटी है प्रसाद, अगर इतनी डिस्पैरिटी है सुप्रिया सुले और अजीत पवार में, तो ये बाइपोलर स्टेट बन ही नहीं सकता। सुप्रिया सुले और अजीत पवार का और बाइपोलर स्टेट बनने का कोई वैसे सीधा रिश्ता नहीं है। बाइपोलर स्टेट बनना ये पार्टियों की विचारधारा के तहत चलेगा, और एनसीपी का क्या होगा इसका जवाब आपको सुप्रिया सुले बनाम अजीत पवार के बीच के रस्साकशी में मिल जाए। नहीं, एक सवाल और है। अब जब सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरेंगी, अपने मुद्दे सीधे, जैसे पहली ही बार मीडिया से कार्याध्यक्ष बनने के बाद बात करते समय उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया, तो इसमें दिख रहा है कि अब सुप्रिया सुले कमान हाथ में लेगी, पार्टी को सड़क पे उतारेगी, सरकार को परेशान करेगी, और अजीत पवार बिल्कुल साइलेंट होंगे, ये सभी कोई देखेंगे। क्या ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, और इस समय सुप्रिया सुले को यही करना होगा। अगर वो पार्टी को महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस से ऊंची पार्टी और शिवसेना से भी विस्तार पा चुकी पार्टी के रूप में दिखाना चाहती है, तो उन्हें संघर्ष करना होगा। अब तक वो वैसे किसी संघर्ष में नहीं दिखी। अब तक वो अगर कभी दिखी है सरकार के खिलाफ तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहकर सरकार के खिलाफ भूमिका लेना और प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर उतरकर आंदोलन को चलाना, ये दोनों बहुत अंतर रखने वाली बात, जिनकी पैदावार ही सत्ता में रही है। यानी अगर सीधे रूप से कहे तो सोने के चम्मच को मुंह में रखकर जो लोग राजनीति में आए हैं, उन लोगों को विपक्ष में काम करना बहुत आसान नहीं होता। चुनौती दरअसल अब सुप्रिया सुले की यहीं से शुरू हुई। जी प्रसाद काते जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम हैदर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सुप्रिया सुले ने पहले ही कार्याध्यक्ष बनने के पहले ही दिन बीजेपी पर निशान साधा। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। अब तक विपक्षी मोर्चा संजय राउत ने संभाला था, अब संजय राउत के साथ में सुप्रिया सुले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी, बीजेपी से सवाल जवाब करेंगी, और यह देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार इस समय पार्टी के साथ कदम ताल मिलाते हैं और विपक्षी नेता पद
का उपयोग करते हुए सरकार को अड़चन में लाते हैं या बीजेपी कोई फिर नया दांव खेलती है। बहरहाल सुप्रिया सुले ने अपनी राजनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया है। ठीक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।